जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार। आर्टिकल आपके 12 से लेके 35 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। राज्य के अंतर्गत क्या आता है? भारत की सरकार हो गई, संसद हो गई, सभी राज्य विधानमंडल हो गए, और ठीक है, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर तथा भारत के राज्य सरकार के अधीन सभी जो अधिकारी आ गए, नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो आपके राज्य की परिभाषा आर्टिकल आपको 12 में मिलती है। आर्टिकल 30 बताता है मूल अधिकारों से असंगत या न्यून करने वाली विधियां। मतलब राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो ये मूल अधिकार दिए गए हैं इनको छीनता है या न्यून करती है, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। तो आर्टिकल 30 आपका बताता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां आर्टिकल 30 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो 6 अधिकार आज हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए, जो ये अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध कब लगता है? आपातकाल की स्थिति में। आर्टिकल 358, 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को राज्य की कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया। मतलब राज्य जैसा कोई अगर कार्य करता है तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो एक गारंटी के रूप में है। मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया। ठीक है, मतलब गारंटी है, ठीक है, राज्य के कृत्यों के विरुद्ध। राज्य ऐसा कोई काम करता है तो जिसमें आप पे मौलिक अधिकार चलते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को वाद योग, न्याय योग के रूप में संविधान में रखा गया है। ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं, न्याय योग है। सके समता का अधिकार। समता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने सभी समान हैं। आप किसी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर उसका मतलब उसे विभेद नहीं कर सकते। ठीक है, तो सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून से समान संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप FIR करा देते हैं, तो इस तरह से कानून का सभी को संरक्षण है। तो आर्टिकल 14 बताता है किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समान है और सभी को विधियों का समान संरक्षण, मतलब कानून के समक्ष सभी समान है। ये आपका आर्टिकल आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 14। आर्टिकल 50 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, लिंग और जाति के आधार पर उसका विभेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, आप भारत सरकार के द्वारा कोई पद पे आप जैसे अप्लाई करते हैं, IAS के पद पे आपने अप्लाई कर दिया तो सबको समानता मिली हुई है। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 हो गया आपका। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, एक मिनट वेट करें। देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर स्वतंत्रता मिली गई है। ठीक है, यहाँ पे लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आपको सभी को समान अवसर मिलता है। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद से संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास इनमें से किसी के आधार पर ना कोई नागरिक आप पात्र होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वैलिड नहीं है, कि आप धर्म आपका है तो आप वैलिड नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को अवसर की समान समानता है। आर्टिकल आपका 15 बताता है, सॉरी 16 बताता है। ठीक है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक है, आर्टिकल 17। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है इस आर्टिकल के द्वारा और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा। ये दंड का मतलब इसमें दंड भी दिया जा सकता है, जो आर्टिकल 17 है। ठीक है,
आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। राज्य का कोई नागरिक, भारत का कोई नागरिक किसी अन्य विदेशी से आप कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, ये बताता है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये आपका उपाधियों का अंत में ये बताया गया है। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति और भारत के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण किए हुए है, फिर भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के बिना सहमति से धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो जाते हैं। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आर्टिकल 14, किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विवेक का प्रतिषेध बताता है। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17, छुआछूत का अंत हो गया। आर्टिकल उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18, तो ये 14 से लेकर 18 तक जो आर्टिकल आते हैं वो आपका समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अलावा 6 अन्य प्रकार की स्वतंत्रता की क्या दी हुई है। 19 का ख, ग, घ, ड़, छ, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत समाचार पत्रों को स्वतंत्रता निहित है। ये आला भी क्वेश्चन आया था एक बार। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के द्वारा दी गई, तो आर्टिकल 19(1) का। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों पत्रों की स्वतंत्रता निहित है। आर्टिकल 19(1) का शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं बिना हथियार के। आर्टिकल 19 का संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, संघ बना सकते हैं आप। 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संचरण की स्वतंत्रता, आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, आर्टिकल 19 बताता है। 19(1) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं। ठीक है, निवास कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1) कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब अपराधों के, अगर आपको कोई अपराध किया तो आपका दोष सिद्ध भी होना चाहिए ना, तभी तो आप अपराधी होंगे। तो आर्टिकल 20 क्या बताता है, जब तक कोई अपराध जो उसने अपराध की श्रेणी में आता है, इसने ऐसा कोई अपराध किया है उस समय कि वो अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो जब तक वो उसका सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप उसको दोषी नहीं मान सकते। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपका आर्टिकल 20 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, सभी को गरिमापूर्ण जीवन बिताने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21 बताता है। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। देखिए, और शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 का बताता है। 6 से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, विधि द्वारा जो मतलब जो कानून बनेगा, मतलब गवर्नमेंट जो रूल बनाएगी उसके अकॉर्डिंग 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार आपका आर्टिकल 21 का के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, एक मिनट।
देखिए आर्टिकल 21 को और अच्छे तरीके से यहाँ पे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, इस आर्टिकल को और अच्छे तरह से अगर बताएं तो देखिए आर्टिकल 21 भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से आप जीने में वंचित नहीं कर सकते कि आप ऐसे जियो, नहीं, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है प्राइवेसी जिसको बोलते हैं, वो इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, यदि सरकार या कोई अन्य संस्था इस अधिकार का उल्लंघन करती है तो व्यक्ति न्यायालय में अपील कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार हमने डिस्कस किया, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को जो भी गवर्नमेंट रूल बनाती है उसके अनुसार राज्य को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होती है, ठीक है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी या निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। गिरफ्तारी, जैसे आप किसी को अरेस्ट, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको अरेस्ट का कारण भी बताएगी, आपको इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है तथा उसको मतलब उसको वो मिलते हैं, अधिकार का लिए हुए हैं, किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जाता है कि आप अपना वकील रख सकते हैं, तो संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 23 देखिए गिरफ्तारी और निरोध से कुछ दशाओं में संरक्षण का अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, ठीक है, एफआईआर होगी, किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि रास्ते का जो समय होता है ना उसको कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, उस समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को पास के नजदीकी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश करना होता है। तो आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये सब चीजें हैं। आर्टिकल 20 देखिए अब हमने आपको यहाँ तक जो था 22 तक, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार था। आर्टिकल अब 23 से लेके 24, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, मतलब मानव का तस्करी नहीं कर सकते, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही मतलब बैन है, ठीक है। आप किसी को बंदी बना के, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं ना, वो नहीं कर सकते। तो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध आपको यहाँ पे ये बताया है। आर्टिकल 24 में क्या दिया है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खनन इत्यादि संकट में क्षेत्रों में नियोजन के निषेध करता है, मतलब आप ऐसे बच्चों को नहीं रख सकते जो 14 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है, उनको आप कारखानों में काम नहीं करा सकते। आपने देखा होगा ना सुरंग में कभी कभी ऐसे न्यूज में वगैरह में आता है कि खनन का जो काम होता है तो उसमें हादसे हो जाते हैं, तो ऐसी जहाँ पे संकट है वहां पे आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने वगैरह में आप काम के लिए नहीं रख सकते। तो आर्टिकल 24 बताता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें उदाहरण यहाँ पे क्या है, सिख कृपाण रखते हैं, वो इसी आर्टिकल की वजह से उनको अधिकार मिला हुआ है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पे प्रचार कर सकते हैं, ये आपका आर्टिकल आपका 25 बताता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 बताता है, आप धार्मिक कार्यों के प्रबंध कर सकते हैं, मैनेजमेंट वगैरह, तो स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है, आप टेंट लगा लीजिए, है ना, तो मतलब आप प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, कहने का मतलब। आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, एक मिनट, देखिए किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाएगा जिसके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। एक मिनट की और अच्छे से बताते हैं।
ठीक है, पहले हम आर्टिकल 28 पढ़ लेते हैं। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि आपको यहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा, ये उपासना करनी पड़ेगी, इस तरह से। ठीक है, राज्य द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो कोई संस्था पूरी तरह से गवर्नमेंट चला रही है उसमें आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी सकती। ठीक है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आंशिक रूप से सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को किसी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको धार्मिक शिक्षा लेनी वैसा आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई। तो आर्टिकल 28 के अंतर्गत ये सब चीजें दी हुई। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रूप से संचालित और पूरी तरह से निजी वित्त पोषित, मतलब कोई ऐसी संस्था है जो निजी, मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पैसे का, निजी वित्त पोषित अगर कोई संस्था है तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब जैसे मदरसों में आपने देखा होगा ना, देते हैं शिक्षा वगैरह, धर्म की शिक्षा दे सकते हैं ना, तो विश्व संस्थान में धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो वित्त पोषित स्वयं के निजी संस्थान है। ठीक है, आर्टिकल 27 आर्टिकल देखिए 27 क्या टैक्स के ऊपर है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते। धार्मिक मामलों से संबंधित क्या है, किसी व्यक्ति को विशेष धर्म का पालन या प्रचार करने के लिए आप टैक्स के लिए बात नहीं कर सकते। ठीक है, टैक्स देने के लिए बात नहीं किया जा सकता। यह धर्म और राज्य को अलग रखने के सिद्धांत को मजबूत करता है। सरकार धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक कर एकत्र नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार आप टैक्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 बताता है, टैक्स के ऊपर दिया गया है। ठीक है, और ये आपका धार्मिक शिक्षा के बारे में दिया है। आर्टिकल 28 में धार्मिक शिक्षा के बारे में दिया है। आर्टिकल 27 मतलब धर्म के लिए आप टैक्स ले सकते हैं। धार्मिक शिक्षा अभिवृद्धि के लिए, मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए आप टैक्स ले रहे हैं ना, वो सब चीजें नहीं कर सकते। ठीक है, आपके आर्टिकल धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल आपके आते हैं 25, 26, 27, 28। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। ये वाला अधिकार जो दिया गया हमारा मूल अधिकार। ठीक है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अल्पसंख्यक जो SC ST के लिए आपको पता होगा आरक्षण वगैरह भी मिलता है, तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना दी गई है। प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया है उनको। ठीक है, प्रशासन कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, देखिए इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 6 द्वारा निश्चित है आर्टिकल, लेकिन इसको अब एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार दे दिया। आर्टिकल 300 का में दिया गया। ठीक है, कानून के द्वारा ही आप किसी को उसकी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अब एक विधिक अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, सॉरी मौलिक अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार आपका नहीं आता है। ठीक है, अब आपका लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए अगर आप जैसे कोर्ट जाते हैं, आपको मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका हनन होता है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो रिटे जारी करता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार प्रश्न, उत्प्रेषण। तो मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, वो संरक्षण करते हैं। हमारे मूल अधिकार हमने पढ़े। राइट, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, निषेध, अधिकार रक्षा क्या है, उत्प्रेषण, रिट क्या है। ये रिट उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जारी करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं ओवरव्यू देखा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आए हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है,
कुछ ही समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। और डिटेल में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ पॉइंट्स को अगर रह गए हो तो, ठीक है। जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।